हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः एक बार हम लोग फिजिक्स पढ़ने के लिए एकत्र हो गए। चलिए बात करते हैं फिजिक्स के नए विषय वस्तु पर। और वो विषय वस्तु विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के निर्धारण से है। कल के वीडियो में आपने देखा था कि कैसे विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति पर जब कोई बिंदु रहता है तो उस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण बड़े ही आसानी से कर लेते हैं। आज हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करेंगे, लेकिन आज मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा आपसे अपने बारे में। मैंने ये देखा कि आपके बहुत अच्छे व्यूज प्राप्त हो रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है अपने वीडियो का, मुझे तसल्ली भी हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इसका सिस्टम है एक इंटरनेट नेटवर्किंग का, कि जब आपके सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती है तो उससे हमारा जो उत्साह है वो बढ़ता जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स इस दिशा में भी आप ध्यान रखें कि लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और कमेंट्स तो आपके अच्छे आ रहे हैं, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब में थोड़ा सा पता नहीं आपका ध्यान नहीं जा रहा है। और अगर मुझे कुछ और करना चाहिए इस बारे में आपके कमेंट्स भी जरूरी हैं। तो चलिए इन सब बातों का ध्यान आप लोग रखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैं फिजिक्स में आपको दे रहा हूं वो वेल रिसीव करेंगे और उसका रिस्पांस भी आप अपने लाइफ के लिए बना पाएंगे। पहले तो हम बात करते हैं बच्चों की ये विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति का क्या आशय है। आप चित्र में देखिए, यहां एक विद्युत द्विध्रुव आपको AB के रूप में दर्शाया गया है, जो विजातीय प्रकार के समान परिमाण के दो आवेश हैं, उनको हमने +Q और -Q से एक्सप्रेस किया है इन फिगर, यू कैन सी इट। दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो 2L से एक्सप्रेस हुई है। मीन्स मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कैन बी डिफाइंड एज प्रीवियसली वी हैव डिफाइंड, दैट इज P इज इक्वल टू 2QL। P बराबर 2QL, यानी जहां भी 2QL आएगा हम उसको P के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं। कल हमने अक्षीय यानी इंड ऑन पोजीशन पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट किए थे। आज हम कोएक्सियल ना होकर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, मतलब जो मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल है उससे ठीक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक पॉइंट P लेते हैं और उस पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे। इट इज वेरी क्लियर स्टूडेंट्स कि जो P पॉइंट है वह A और B से सेम डिस्टेंस पर होगा, तभी उसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन और ट्रांसवर्स पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिराइव कर पाएंगे। आप देख रहे हैं फिगर में कि दोनों ही पॉइंट चार्ज जो +Q है A पॉइंट पर और -Q है B पॉइंट पर, उन दोनों से इसकी सेम डिस्टेंस है। यहां A से P की अगर बात करें तो वो भी √r² + l², और B से भी P की बात करें तो वो भी होगी √r² + l², बिकॉज ये परपेंडिकुलर इज R एंड दिस इज L एंड सेम दिस इज L। देयरफॉर दिस डिस्टेंस AP एंड BP विल बी सेम। वो इसलिए आपको जानना जरूरी है कि जब हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एक्सप्रेस करेंगे तो उसके लिए बिंदु A के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक इसी प्रकार बिंदु B के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी निकालेंगे। आपको पहले से पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, यानी यहां हम P पॉइंट पर देखेंगे कि A के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो E1 से दर्शाया है,
ठीक बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो E2 से दर्शाया गया है, इन थीटा एंगल्स के कारण यहां पर जो रिजल्टेंट एंगल बिटवीन E1 एंड E2 है वो क्या है, 2 थीटा है। मतलब इसका यह है कि P पॉइंट पर दो सदिश राशियां E1 और E2 के रूप में ऐसी कार्यरत हैं जो परिमाण में समान है, मीन्स दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट P बट दे हैव 2 थीटा एंगल बिटवीन देम। उन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो 2 थीटा का बन रहा है। अब हम सदिश राशियां पढ़ चुके हैं कि यदि किसी पॉइंट पर दो वेक्टर्स एक निश्चित एंगल पर इफेक्टिव हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो डायरेक्शन है उसको cos थीटा से हम डिफाइन करते हैं। मीन्स इट इज डिफाइंड means resultant intensity of electric field can be defined as 2 E1 or E2. E1 or E2 means E1 and E2 have same numerical value or same magnitude. Therefore, we can write E1 or we can write E2. तो इस तरह से ये E is equal to हो गया 2E1 या E2 cos of theta। मतलब जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारे पास E1 की वैल्यू होगी बच्चों, हमारे पास E2 की वैल्यू होगी और हम cos थीटा की वैल्यू, ये जो हमारा फिगर है आप देख रहे हैं कि PAO और PBO ये बराबर दूरी पर होने के कारण दोनों ये जो राइट ट्रायंगल्स होंगे, जो समकोण त्रिभुज होंगे, उनकी जो विकर्ण की वैल्यू होगी, डायगोनल वैल्यू होगी वो √r² प्लस l² होने के कारण हमको cos थीटा की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। उसकी वैल्यू हम चित्र से आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है उससे हम A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा से क्या मिल जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0K इंटू Q/AP²। हम चूंकि यहां पहली बार इसको ज्ञात कर रहे हैं तो इसको हम कह देंगे इट इज E1। इट इज E1। E1 इज इक्वल टू 1/4πε0K इंटू Q/AP²। AP क्या है, यहां A से बिंदु P की दूरी है जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार बच्चों बिंदु B पर जो माइनस पॉइंट चार्ज Q है उसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो परिभाषा से क्या हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0K इंटू Q/BP²। अब आपको दोनों ही सदिश राशियों के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 की वैल्यू मिल गई। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करना है, चाहे E1 की वैल्यू रख दीजिए और चाहे E2 की वैल्यू रख दीजिए। यहां हमने cos थीटा का मान यहां से आपको निकाल कर दिखाया। आधार क्या है आपका L और कर्ण क्या है आपका √r² प्लस l²। सो पुटिंग द वैल्यू ऑन इक्वेशन 3 वी विल गेट, तीसरे समीकरण में E1 अथवा E2 का मान रख देंगे और ये cos थीटा की वैल्यू रख देंगे, तब आपका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण है वो कुछ इस तरह से दिखने लगता है। E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0K इंटू Q/AP²। यहां आप ध्यान रखिए AP² से आपका आशय है कि आपने E1 का आंकिक मान रखना चाहा है। cos थीटा की वैल्यू आपके पास है L/√r² प्लस l²। देखिए जब AP की वैल्यू रखते हैं तो AP होता है r² प्लस l² का रूट, लेकिन हियर स्क्वायर वैल्यू आपको रखना है दूरी का वर्ग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये परिभाषा है, आपने पहले से जान रखी है। तो इस तरह से आप जब मान रखते हैं तो मिल जाता है E इज इक्वल टू 1/4πε0K इंटू 2Q। इस 2 के कारण ये क्या हो गया, 2Q/रूट हट गया तो r² प्लस l² इंटू cos थीटा की वैल्यू आपने रख दी L/√r² प्लस l²। वेरी सिंपल। इसको अगर हम a मान लें तो a की पावर 1 एंड a की पावर हाफ, तो x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n।
यहां 1 है, यहां आधा है, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 में आधा जोड़ेंगे 1.5 आ जाएगा, उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकली 3/2। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से E इज इक्वल टू आपके पास आ जाती है 1/4πε0k इंटू 2ql/r² होल पावर 3/2। वेरी गुड। अब देखिए 2ql क्या है, पहले से हमको मालूम है, कल मैं बता रहा था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। विद्युत क्षेत्र में कहीं भी आप जब जाएंगे हर क्षण आपको याद आना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 2ql काहे से दर्शाया जाता है, P से दर्शाया जाता है बच्चों, आप जानते हैं, अच्छे बच्चे हैं। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा ये 1/4πε0k इंटू p/r² होल पावर 3/2। तो इस तरह से ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण आप इतना इजिली कर लेते हैं। अब जब अक्षीय स्थिति में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण किया था तो एक चीज हम ये कहते थे कि मान लेते हैं कि ये r दूरी की तुलना में हमारे विद्युत द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम है। ये कॉन्सेप्ट ही है इसका। विद्युत द्विध्रुव को जब आप लोग परिभाषित किए तब आपने कहा था कि देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड वेरी स्मॉल लेंथ। वेरी स्मॉल का यहां इंपॉर्टेंस है। तो वेरी का बहुत स्मॉल है तो मतलब कई बार हम ऐसा करते हैं बच्चों, गणित में कोई चीज जब बहुत छोटी होती है तो उसको छोड़ते हैं। कई बार तो बड़े बड़े लोगों को भी हम कह देते हैं कि तेरी क्या औकात है, तुम्हें हम नगण्य मान लेंगे। आज इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, समझे आप। कह दीजिए कि बच्चा तेरी औकात ऐसी है कि हम तुझे भूल सकते हैं। जब आप n को कह देंगे, यदि n इज लेस एंड लेस इन कंपेरिजन ऑफ r, तो आप जब इसको छोड़ देंगे बेचारा आपका क्या कर लेगा, आपको एक नई चीज मिलेगी कि यहां मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0k इंटू p अपान ये r² और पूरे की पावर हो जाएगी 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ट्रांसवर्स डायरेक्शन वो क्या हो जाता है P/r3, और इसी को हम कहते हैं समीकरण नंबर 5। अर्थात ये वास्तविक रूप में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। अगर अक्षीय स्थिति से इसकी तुलना करें तो आप पाएंगे कि वहां 2p था बच्चों, 2p, और यहां क्या है p। मतलब ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्या आप देख रहे हैं कि निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी रह जाती है। कभी कभी ये आता है खाली स्थान में आपको प्रश्न पूछ दिया गया, मान लो एग्जामिनर की इच्छा है कि इतना बड़ा डेरिवेशन मैं नहीं पूछूंगा बच्चों से, इनके अंदर इनकी नस को तलाश लूं, क्या इनके अंदर वो फिजिक्स का वो कॉन्सेप्ट है कि बच्चों आपको अक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकालना आता है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकालना आता है, आप लोग अच्छे हैं। लेकिन वो आपकी नस से एक बूंद लेता है, जैसे हम लोग चावल पकाते हैं, देखते हैं कि एक चावल निकाले, दबाए, पक गया, बिल्कुल पक गया सर। आपसे हम पूछ लेते हैं कि ये 2p और p में फर्क आपको मालूम है क्या? मालूम है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होती है। इसको याद कर लीजिए, स्टार स्टार एंड 5 स्टार बना लीजिए कि इट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होती है, या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आधा होती है। दैट्स ऑल। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए लगाते रहिए फिजिक्स, फटाफट फिजिक्स।
और देखते रहिए द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू।